जो सामने दरख्त है इसको चिनार ट्री कहते हैं। तो सेंचुरीज ओल्ड ये दरख्त है। लिटरली यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और दो लोग हैं और 365 चर्चेज हुआ करते थे, वन फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। दिस होल थिंग मीन्स हागिया सोफिया विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये एरिया ऐसा लग रहा है मतलब जैसे आपका तारिक रोड है, सारी दोनों तरफ दुकानें हैं, लेकिन फेमसली इसको कलरफुल मॉस्क ऑफ टिटोवो कहते हैं। लेकिन मुनासिब प्राइस मुझे तो लग रही है पाकिस्तान के हिसाब से। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। ये हम जहाँ रुके हुए हैं उसकी एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर पे। इसमें तस्वीरें लगाई हुई हैं यहाँ पे। अच्छा कलरफुल सी जगह है। नमाज़ पढ़ के अब निकले हैं मैं और अमीन खाना लेने के लिए। समिया की थोड़ी तबीयत सही नहीं हो रही तो हमने कहा हम लोग लेकर आ जाते हैं या हम लोग खा लेते हैं चल के, थोड़ा सा शहर भी देख लेंगे। लेक बहुत करीब है सामने ही। अभी हलाल ऑप्शंस कुछ मिले हैं अपने यहाँ करीब में, बस उसी तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या लेते हैं। पिज़्ज़ा का ऑप्शन है, डोनर का ऑप्शन है, एक आध शायद इंडियन रेस्टोरेंट भी है, हो सकता है वो ट्राई कर लें हम लोग। चलें देखते हैं क्या लेते हैं। ये ऑरिट का ओल्ड बाज़ार है, ओल्ड बाज़ार स्ट्रीट कहलाती है ये। ऑरिट की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। ये जैसे दोनों साइड पे बाज़ार चल रहे हैं, टर्किश इन्फ्लुएंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे वो पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, पूरी टर्किश स्टाइल की बनी हुई है। और बाज़ार की दुकानें भी छोटी छोटी सी हैं इसी तरह की दोनों साइड पे। चॉकलेट कैफ़े। आसपास कोई रेस्टोरेंट हलाल मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो इंडियन आके खा लेते हैं और यहाँ वेज खा लेंगे। तो टेस्ट खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, ट्राई करके देखते हैं। खाना हमारा आ चुका है, ये है कढ़ाई पनीर और ये बिरयानी है इसके अंदर, वेज बिरयानी, और ये गार्लिक नान और रायता। फ्राइज़ पहले आ गए थे। अच्छा खाना हमने खा लिया है, मज़े का खाना था बहुत। एक आध चीज़ें पार्सल भी करा लिया। इन्होंने सिर्फ फ्राइज़ खाए और कुछ नहीं खाया। अंडा पराठा कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। ये जो इनका ओल्ड बाज़ार है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो सामने दरख्त है इसको चिनार ट्री कहते हैं। ये कहा जाता है कि तकरीबन ये बिफ़ोर क्राइस्ट BC के ज़माने की है। तो सेंचुरीज़ ओल्ड ये दरख्त है। इसका तना भी आप देखें तो सेंटर से जो है ना वो अब तो खाली है, लेकिन है कितना बड़ा अगर टोटल देखा जाए तो। तो ये इनकी यहाँ पे बड़ा एक सिग्निफिकेंट एक बाकायदा लैंडमार्क है कि चिनार ट्री के पास आप आ जाएं। लोकल लोग हैं वो इस चिनार ट्री को बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, इसको अपने लिए बड़ा अच्छा सिंबल समझते हैं। क्यों कहते हैं कि इस दरख्त ने जो है सारे जितने भी दौर हैं, ग्रीक, रोमन, बाइजेंटाइन, ऑटोमन, स्लाविक और मॉडर्न, तमाम ज़माने देखे हैं। तो ये इनके लिए एक हाईली सिग्निफिकेंस रखता है बहुत ज़्यादा ये दरख्त। हमने कहा जल्दी से आते हैं यहाँ पे सनसेट के टाइम पे लेक के पास, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने मैसेडोनिया का बड़ा सा झंडा लगा हुआ है और ये सारा पीछे की तरफ ये ऑरिड जो शहर है वो है ऊपर पहाड़ों पे बना हुआ। अच्छा ये लेक का एरिया कहलाता है। यहाँ पे गाड़ी लाने के लिए आपको ला सकते हैं, लेकिन पार्किंग वार्किंग के पैसे वैसे देने पड़ते हैं। फिर हमारा होटल बहुत ही करीब था, खाली 3 मिनट की वॉक पे, तो हमने कहा बस आ जाते हैं लेक पे सनसेट देखने। ये ऑरिड के जो भी यहाँ पे फाउंडर्स और पुराने लोग थे उनके यहाँ पे स्टैच्यूज़ हैं, सर लगाए हुए हैं। ये बड़ा सा रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया
पीछे लेक और अमीन का ये हेवन आ गया है झूले। ये पीछे सनसेट हो रहा है, स्वान्स नज़र आ रही हैं, डक्स नज़र आ रही हैं। अच्छा यहाँ स्विमिंग करना मना है इस तरफ के पानी में। ये यहाँ से बोट्स चलती हैं, डे टूर्स होते हैं। वॉक करते हुए थोड़ा आगे तक चलते हैं। एक चीज़ की यहाँ पे हमें ये कमी है कि खैर वो हमें पहले से कन्वे कर दिया गया था मुसाफिर सिम वालों ने कि जो उनकी हमारे पूरे रूट पे जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें से 2 कंट्रीज़ में हमारी जो सिम है वो नहीं चलेगी, वहाँ पे इनके पास सर्विस मौजूद नहीं है। वो है उनमें से एक नॉर्थ मैसेडोनिया है और एक कोसोवो है, जहाँ हम लोग इंशाल्लाह कल जाएंगे। तो इन 2 जगह पे नहीं है, क्योंकि फिर हमने ऑफ़लाइन मैप्स डाउनलोड कर लिए थे। उसके अलावा हमें खैर ऐसा जितनी ज़रूरत भी नहीं होती, होटल पे वाईफाई मिल जाता है, इतनी कोई उसके अलावा ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि ये मैंने क्या बताऊँ, लेक ऑरिड के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोप की वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स में से आती है और वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स में से भी आती है। लिटरली हमने इसके इर्द गिर्द ड्राइव करी है, जैसे आपने देखा आज। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है ये जिस पे ये लेक फैली हुई है और पानी इसका बहुत साफ़ शफाफ होता है और बहुत डीप है। सुना है ये जो इसकी गहराई है उसका अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया गया है, लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह। बोट्स गई हुई हैं सनसेट टूर्स कराने। सनसेट में अभी तकरीबन 20 मिनट है। ट्रेडिशनल मैकेडोनियन बेकरी। ये ऊपर है फिश। Yes, Kinder Pleasure. I mean, look. I mean, chocolate. मैं कैंडी कौन ले ले? थैंक यू। बेटा गरम तो है, खा लो ना, कोई बात नहीं, गरम ही खाते हैं, गरम ही खाते हैं। ट्राई करके देखते हैं एक। क्या ही दूसरा भी ले ले, बहुत मज़े का। माल दिया करे तो भी बेगम का मुंह में जाकर घुल रहा है ये। आपकी पसंद की मुझे चीज़ इसकी है। फ्लेवर है, बहुत मज़े का है। मैसेडोनिया में हम लोग बिल्कुल ही डिफरेंट फूड ट्राई कर रहे हैं। एक तो हमने कुछ 35 दिनों बाद कुछ इंडियन इस तरह का खाया खाना, वरना कहीं भी ना ईरान, ना टर्की, ना ग्रीस, ना अल्बानिया, कहीं भी हमने अल्बानियन देसी फूड ट्राई नहीं किया। मतलब बाहर घर का 1-2 दफ़ा खा लिया था, वो जो दोस्त यहाँ गए थे। लेकिन मैसेडोनिया आके हम लोग जो है ना खाने पे बड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। वो देसी फूड भी बहुत मज़े का था और ये जो वॉफल्स हम पैनकेक्स ट्राई करें ये भी बहुत मज़े के हैं। तो ये स्ट्रीट फूड हमारा हो गया आज का, बड़े मज़े का है। अभी तक इन 6 कंट्रीज़ में से ये पहली कंट्री है जहाँ पर ना मुझे कसिनोज़ नज़र आए हैं। एक कसिनो ये रहा,
एक इसके पीछे है, एक जहाँ हम रुके हुए हैं उसके नीचे शायद ग्राउंड फ्लोर पे है, और कसिनो और बेटिंग हाउसेस, ये दोनों चीज़ें यहीं पे नज़र आई हैं मुझे, बाकी और कहीं भी नहीं दिखी थी। तो ग्रीस में रात के वक्त हम रुके थे तो वहाँ पर एक मुझे बेटिंग हाउस दिखा था, छोटा सा था लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ये कसिनोज़। अभी पीछे वाली रोड पे हम गुजरे थे, वहाँ भी 1-2 कसिनो आए थे। तो नाइट क्लब्स, कसिनोज़ और बार्स वगैरह तो खैर मिल ही जाते हैं हर जगह, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ यहीं पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैसेडोनिया, ऑरिड मैसेडोनिया। सुबह सुबह का वक्त था, मैंने कहा ऐसे ही फजर के बाद चक्कर लगाते हैं थोड़ा लेक के पास, कैसा व्यू आ रहा है। लिटरली यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और 2 लोग हैं, और जिनमें से वो दोनों भी, एक तो फोटोग्राफ़र है और एक मेरे ख़्याल में कोई या तो रनर होगा बंदा या वो एक्सरसाइज करने निकला हुआ है, और कोई भी नहीं है पूरी जगह पे। अच्छा व्यू है। खैर इस वक्त लेक भी बिल्कुल पुरसुकून है। सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, तकरीबन 10-10 बजे से शायद बोटिंग टूर्स शुरू होते हैं। ये पीछे आपका शहर आ गया पूरा। सुबह सुबह हो रही है ठंड, वैसे तकरीबन मेरे ख्याल में 16-17 डिग्री चल रहा है, लेकिन वही हमारे लिए, बीइंग अ कराचीआइट, हमारे लिए हो जी बहुत है सर्दी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है सही से। फजर के बाद मैं चला गया था क्योंकि हू का आलम चल रहा था, कोई था ही नहीं यहाँ पे बंदा। 2 कुत्ते पे घूम रहे थे और 2 और बंदे थे, तो मैंने कहा यार निकल जाते हैं घर। अभी भी मैं आया हूँ तकरीबन 9:30 बजे, लेकिन अभी तक चीज़ें बंद हैं काफ़ी, और इतना रश कोई भी नहीं है। कल शाम के टाइम पे काफ़ी था। समिया और अमीन आ गए थे नाश्ता करने, मैं भी अब आ गया हूँ। ये सामने बेकरी है, इसमें ऊपर उन्होंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, आपके लिए छोड़ा है पैनकेक और टर्किश ब्रेकफास्ट। चीज़ के साथ, बहुत मज़े का है। अच्छा। ग्रिल सैंडविच, बंस थे बिल्कुल फ्रेशली बेक बंस। कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब टेस्टी। ये मतलब इस रीजन में पता नहीं क्या टेस्टी खा रहा है वाकई में। हाँ, नाश्ता हो गया है, अब हम ओल्ड बाज़ार में वॉक कर रहे हैं। खैर यहाँ का ओल्ड बाज़ार इस तरह का ओल्ड है नहीं, बिल्डिंग्स भी थोड़ा, नया बाजार है। हाँ ऐसा ही लग रहा है। जो मैंने थोड़ा सा नोट किया है तो यहाँ पे रश भी कम है ऑरिड में। चलो आगे। अल्बानिया की और मैसेडोनिया की करेंसी में कुछ डिफरेंस इस तरह का है कि कन्वर्जन थी 1 यूरो इक्वल्स टू 100 लाख इन अल्बानिया, और अभी मैसेडोनिया में जो कन्वर्जन है यूरो की, वो 1 यूरो के 60 मैसेडोनियन दिनार मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ दिनार चलता है। अच्छा, अल्बानिया में मैंने देखा कि यूरो वाइडली एक्सेप्टेड था, और वो लोग आपको चेंज वापस भी यूरो में दे देते थे अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो। लेकिन मैसेडोनिया में ऐसा नहीं है। मैंने 3-4 जगह पेमेंट करी, सब लोगों ने जो है रिटर्न में मुझे मैसेडोनियन दिनार में ही रिटर्न किए पैसे। तो लेकिन इनके नोट बड़े कलरफुल हैं। आज की ड्राइव हम लोग बस शुरू करने जा रहे हैं। कल 206 किलोमीटर चली थी और इट्स अल्बानिया से यहाँ आने में। इसको हम 0 कर देते हैं, और अभी भी इतना फ्यूल है कि हम लोग इंशाल्लाह कोसोवो तक पहुँच जाएंगे इसी में। बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग आ चुके हैं ऑरिड के ओल्ड टाउन एरिया में। यहाँ पर बेसिकली सारे इनके जो पुराने ज़माने के चर्चेस और थिएटर्स वगैरह थे वो हैं। सबसे पहले हम लोग ये एंटीक थिएटर पे आए हैं। ये एंटीक थिएटर बेसिकली बेस करता है तकरीबन 3 सेंचुरी BC में, तो काफ़ी सेंचुरीज़, बहुत पुराना, मतलब जीसस क्राइस्ट से भी पहले के एरिया में। अच्छा, ऑरिड टाउन जो है इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पुरानी है। अभी तक मैंने जितने भी दुनिया में कहीं पर भी ओल्ड टाउन्स वगैरह देखे हैं, टर्की में,
या यूएस वगैरह में, ये मेरे ख़्याल में उसमें सबसे पुराना होगा, क्योंकि ये 3rd सेंचुरी BC का है एक तो टाउन। और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये अभी मॉडर्न डे में तो ये 8th लार्जेस्ट सिटी है मैसेडोनिया की। और ये लेक ओरिड है, ये बेसिकली इसी शहर के नाम पे है, क्योंकि लेक ओरिड का सबसे बड़ा टाउन है ये, जो उसके साथ में रखते हैं इतने सारे टाउन्स में से। इसकी बेसिकली शहर की हिस्ट्री है कि यहाँ पर एक ज़माने में 365 चर्चेज़ हुआ करते थे, 1 फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। तो बेसिकली क्रिश्चियन हिस्ट्री और क्रिश्चियन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हिस्ट्री जो है यहाँ पे बेइंतहा यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। और अभी भी आज भी ज़्यादातर जो ये मशहूर है यूरोप में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुराने चर्चेज़ वगैरह हैं मौजूद हैं। अभी ये ग्रीक थिएटर आप देखें यहाँ पर, ये एंशंट मैसेडोनियन थिएटर है बेसिकली, जिसमें पुराने ज़माने में यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी और ये पूरा व्यूइंग एरिया हुआ करता था। और इसका अगर हम सामने से व्यू देखें, इसके बिल्कुल पीछे जो है वो लेक नज़र आती है आपको, ये देखें। इस तरह के थिएटर हमने टर्की में देखे थे, एस्पेंडोस और पर्गे में, अंतालिया के पास, जो ओल्ड एंशंट टाउन्स हैं, एंशंट विलेजेस। ये सामने पूरा स्टेज था उसकी, यहाँ पे जो है ग्लैडिएटर मूवी अगर देखिए तो इसी तरह से वहाँ पे हुआ करती थी। पीछे से डंजन से वो आती थी, जो जानवर थे उनको लेकर आते थे और यहाँ पे फिर लड़ाई करवाते थे उनकी। ये उनका बेसिकली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था। अच्छा, रोमन्स ने इसमें क्या किया, रोमन्स यहाँ पे जो है क्रिश्चियंस को एग्जीक्यूशन करने लगे थे पब्लिकली, और काफ़ी अरसे तक, जितने टाइम पे यहाँ पे रोमन का दौर रहा, वो यही सब कुछ होता रहा यहाँ पर। लेकिन फिर क्या, इसीलिए जब रोमन एम्पायर का यहाँ पे डाउनफॉल आया था, उसके बाद जो है ना, लोगों को इस जगह से नफ़रत हो चुकी थी। तो यहाँ के जो लोकल रहायशी थे उन्हें नफ़रत हो गई थी इस जगह से, क्योंकि इतनी एग्जीक्यूशंस उन्होंने यहाँ पे देखी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि इस पूरे जो थिएटर है इसको कवर्ड कर दिया था, और बेसिकली अंडरग्राउंड इसको कवर कर दिया था पूरी तरह से, कि कोई इसको ना जाए ना कुछ करे ना इन्हें नज़र आए। ये उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने 1980s में जाके जो है इसको दोबारा से शुरू किया, इसको रिवाइव किया। इसको जब आर्कियोलॉजिस्ट ने आके यहाँ पर डिगिंग करी, तब उनको ये नज़र आया। इसीलिए ये इतना वेल प्रिजर्व्ड है, और इसकी सारी जो है ये अभी तक ओरिजिनल फॉर्म में है। इसकी सारी ये जो स्टेयर्स बनी हुई हैं और जो सीटिंग एरिया बना हुआ है, सिर्फ ये जो एक लोहे का है ये उन्होंने बाद में लगाया था। ये जो लोहे का स्ट्रक्चर है ये बाद में लगा हुआ है, लेकिन बाकी जितना भी है वो सारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, और ना भी कहीं से टूटा हुआ है ना कुछ है। अच्छा, इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जब इस रोमन्स के बाद बीच में, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑटोमन्स का दौर भी आया था यहाँ पे 14 से 19 सेंचुरी के बीच में, तो ऑटोमन्स ने भी जो है इसको हाथ नहीं लगाया, और इसको जो प्रिजर्व था ये, इसको निकाला नहीं, इसको खोदा नहीं कि यहाँ से हम निकालें इस थिएटर को बाहर या इसको ओपन करें। वो उसकी वजह ये थी क्योंकि जब उन्हें पता था कि भाई लोकल्स यहाँ पे नफ़रत करते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी रिस्पेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक चीज़ लोकल्स नहीं मानते, तो इस्लामिकली भी ये है कि जब एक चीज़, जो भी यहाँ के रिहायशी हैं, चाहे वो जिस रिलीजन से बिलोंग करते हों, अगर वो लोग किसी चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे, तो फिर हम उसको क्यों ओपन करें या क्यों उनके जज्बात को ठेस पहुँचाएं इस तरह से। तो उन्होंने भी इसको प्रिजर्व ही रहने दिया था। ये बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब आप समझें 50 साल कुछ भी नहीं है एक ऐसे थिएटर के लिए जो कि आज से 2700-2800 साल पुराना है। तो उस लिहाज से जितनी इसकी कंडीशन है वो अपने सामने है, और किसी ने भी इसको हाथ इसीलिए नहीं लगाया था। टाइम कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन इंसान की जो दिमाग और सोच है ना, वो पुराने ज़माने से ही एक टाइम से चल रही होती है, और वो एक कांस्टेंट होती है। थिएटर हमारे यहाँ भी आजकल जो मूवी थिएटर्स वगैरह होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। ये आप देखें 2800 साल पहले भी इसी कॉन्सेप्ट पे ये थिएटर बनाया गया था कि भाई व्यूइंग एरिया इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से लोग बैठेंगे, यहाँ से इतना नज़र आएगा। सीढ़ियाँ उसी लेवल पे बनाई गई हैं। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसानी दिमाग है, अल्लाह ताला ने उसको एक ही जैसा बनाया है, वो एक ही तौर से सोचता है, और वो उसकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब सिर्फ जो उसके टूल्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक मेन चीज़ चल रही है उसके दिमाग में वो सेम रहती है। उस वक्त भी ये एंटरटेनमेंट का ज़रिया था, और यहीं पे बैठ के लोग यहाँ देखा करते थे परफॉर्मेंस, या जो भी उस वक्त फ़ाइट्स थे उनकी एंटरटेनमेंट वो देखते थे। और आज जो है एंटरटेनमेंट के तौर पे मूवीज़ या कुछ भी लोग देखने जाते हैं सिनेमा में, तो थिएटर का काम आज भी वही है। मीडियम चेंज हो गया है, लेकिन अब वो एनिमल फ़ाइट्स वगैरह जो है इतनी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग दूसरे फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट पे चले गए। कॉन्सेप्ट लेकिन सेम है, वही रहता है। ये ऑरिड के अंदर की तरफ के ओल्ड टाउन का एरिया है सारा, जिसमें हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे से घर,
उसी में किसी ने कैफ़े बना लिया है बाहर, कुछ ऐसे ही हैं। ये सारे कुछ अपार्टमेंट्स में होटल्स में तब्दील हो गए हैं जिनको आप रेंट कर सकते हैं, पूरे पूरे घर भी ले सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत से रोजेस यहाँ लगे हुए हैं। ये भी रेस्टोरेंट है कोई। और इसी को देखते देखते हम आए हैं यहाँ पर चर्च ऑफ हगिया सोफिया। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हगिया सोफिया बेसिकली आप लोगों में से जो लोग टर्की गए हैं तो उन्होंने इस्तांबुल में देखा होगा कि वहाँ पे चर्च है, लेकिन जब हम बल्कान्स आए तो हमें पता चला कि हगिया सोफिया सिर्फ जो है वो बल्कान्स सिर्फ टर्की में नहीं बल्कि बल्कान्स में भी हैं सारे। जो उस टाइम का बाइजेंटाइन एरा था, उन्होंने हर जगह पर ये छोटे छोटे से चर्चेस बनाए थे। और इसमें मेन इसकी चीज़ ये थी कि इसमें इन्होंने क्रिश्चियन आर्ट जो है वो पूरी तरह से इसमें भरा हुआ है। जो पेंटिंग्स है इस्तांबुल वाले में भी यही है कि उसकी छत पे जो है उन्होंने पेंटिंग्स करी हुई हैं क्रिश्चियन आर्ट की। और उसको फिर जब ऑटोमन एरा वालों ने जो है इन चर्चेस को जहाँ जहाँ भी थे इनको मॉस्क्स में तब्दील कर दिया था। लेकिन उसके बाद से जो है सिर्फ अभी इस्तांबुल वाला ये जो कि मस्जिद में तामीर हुआ है, यहाँ वाले को भी इन्होंने किया था मॉस्क में, लेकिन उसके बाद दोबारा से जब ऑटोमन एरा ख़त्म हुआ था तो उन्होंने इसको फिर से चर्च में तब्दील कर दिया है। What are the 5 locations for Hagia Sophia? In Istanbul, Turkey. Yes. In Ohrid, Thessaloniki, Greece. Yes. Sofia, Bulgaria, and Kiev, Ukraine. Kiev, Ukraine. Yes. And what does Sophia means? Hagia, you said wisdom of Saint Jesus Christ. Yes, yes. And Sophia? Is holy wisdom. Holy wisdom. Okay. This whole thing means Hagia Sophia, wisdom of Jesus Christ. Yes. Okay. Thank you very much. चर्च की एंट्रेंस है। मुझे यहाँ आके ना ये चर्च देख के मुझे 2-3 बातें समझ आ रही हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कि क्यों हमारे यहाँ ना इस्लाम की कोई पिक्चर है ही नहीं और बनाया भी नहीं। क्योंकि देखें इन्होंने जो इससे पहले पैगंबर है ना उनकी पिक्चर्स को कितना ग्लोरीफाई किया। अच्छा क्योंकि हम अहले किताब को हमें कहा है कि आप रिस्पेक्ट करें, हम बिल्कुल इनकी टीचर्स को मानते हैं और इन्होंने अल्लाह ताला का ही पैगाम भेजा। लेकिन उसके बाद आने वाले लोगों ने कितना इनको ग्लोरीफाई किया कि आप ना बहुत छोटी सी एक लाइन में वही जो खुदा का बेटा बना दिया। और उसके अलावा जो है ना आप इनको एक तरह से आइडलशिप में ले गए, जो हिंदुज़म और बुत परस्ती में आप कहते हैं ये नहीं है, लेकिन इतनी इमेजेस बना के क्या फ़ायदा। दूसरा ये कि ये जो किताबत है, हाँ बेशक ये किताब खुदा की किताब है और इस्लाम में भी यही है कि कुरान शरीफ जो रिटन है उसको अल्लाह ताला ने चेंज ना करने का वो है। यहाँ आके ना ये एहसास हो रहा है कि क्यों इस्लाम इतना अपडेटेड है एज़ कम्पेयर टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ओवर द पीरियड जो चीज़ें लोगों ने गड़बड़ कर दी उसको रेक्टिफाई करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत स्टर्न हो गए। हमारे उसमें स्कल्पचर्स बनाना अलाउ नहीं है। एक छोटी सी बात है, हमारे यहाँ स्कल्पचर्स और हम लोग को ड्राइंग शक्ल वाली भी मना करते बचपन से। क्यों? और ये हमारे दिल में डर बिठा दिया कि इसमें रूप फूकनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, जब आप पिक्चर्स बनाने लगते हो ना तो एक पॉइंट के बाद आपके जहन में ना इस तरह वो चढ़ जाती है। अब भले से आप अपनी पिक्चर बनाएं किसी और की, या वो ईगो चढ़ जाती है कि फिर ना आप एक पॉइंट आता है कि आप को पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे। मतलब ऐसा भी होता है बहुत सी दफ़ा इंसान वहदानियत से हट जाए, उसको पर इतना हावी हो जाती है। तो ये 2-4 चीज़ें ना, मैं रिलीजियस नहीं कह रही, लेकिन ये कि यहाँ आके मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे यहाँ ना ये चीज़ काफ़ी हद तक रोक के रखी है और काफ़ी हद तक उस रोकने में ना हम लोग इस चीज़ से बचे हुए हैं। ये पूरे चर्च का मिनिएचर वर्जन है बाहर चारों तरफ से। चर्च के बिल्कुल साथ ही है ओल्ड टाउन से हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर सामने ही लेक है।
बड़ा खूबसूरत व्यू। अच्छा ये इन्होंने ना सामने एक डेक बनाया हुआ है, उसको उन्होंने ऑरिड ब्रॉड वॉक का नाम दिया हुआ है। हम लोग आ चुके हैं ऑरिड ब्रॉड वॉक पे। ये पूरा इन्होंने डेक बनाया हुआ है, आप बीच के ऊपर वॉक कर रहे हैं बेसिकली। और इसके एंड पे ही जो है एक बीच है जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर स्विमिंग का एरिया बनाया हुआ है। लेकिन क्या खूबसूरत व्यू है यहाँ से, बहुत ही खामोश ये टाउन है और पुरसुकून, खूबसूरत और हिस्ट्री से भरपूर। मतलब अगर कोई प्रॉपर हिस्टोरियन या हिस्ट्री पढ़ने वाला शौकीन लोग हों, उनको इंतहा से ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि इतना पुराना शहर है। मतलब आप समझें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल पुराना शहर है ये, वो छोटा सा टाउन है। और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 40,000 ही है सिर्फ। क्रिस्टल क्लियर पानी। ईल है, ये फिश को पकड़ के लेके जा रही है। तोड़ दूं आपको मैं? अमीन आ रहे हैं आप लोग? मैंने कहा हम भी ज़रा साफ़ और शफाफ लेक में पैर गीले करें। जिस किसी ने भी मुझे रेकमेंड किया था कि पहले मैं इनके कैपिटल स्कोपिये में दिन गुजारा था और ऑरिड से मैं सिर्फ होके गुज़र रहा था। किसी ने मुझे कहा नहीं भाई, अगर आपको रुकना ही है तो आप ऑरिड में रुकें, वहीं पे कुछ करने का है, स्कोपिये में इतना कुछ ख़ास नहीं है। तो थैंक यू फॉर द सजेशन। और यही जगह अच्छी है, खूबसूरत है और बड़ी पुरसुकून है, हमें मज़ा आया बहुत। कल भी शाम को बैठे हुए थे हम लेक के पास और आज भी हम लोग यहाँ डे स्पेंड कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। पानी में लेक के पास एंजॉय करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद बस हम लोग अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। सामने टाउन, वो पुरानी गाड़ियाँ आ गई हैं। ये मिस्टर बीन वाली गाड़ी है और ये इसके पीछे छोटे छोटे से ये घर बने हुए हैं। ये प्योर अभी तक मुझे जो है ना, ये बिल्कुल टाउन ऐसा ही है कि यहाँ पे छोटे छोटे से मकान बने हुए हैं लकड़ी के, और बहुत खूबसूरत पेंट भी हुए हुए हैं अच्छे से। वेल मेंटेन्ड है ये वाला एरिया। या तो टूरिस्ट ही है इस वजह से, लेकिन ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे गुलाब लगे हुए हैं और सब ने इसी तरह से रखा हुआ है। ये भी रेस्टोरेंट है, एक सामने वाला भी रेस्टोरेंट है। और ये देखें घर, बड़ा देखने में एस्थेटिकली प्लीजिंग है बहुत ज़्यादा। जो पीछे के मकान नज़र आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। हर बढ़ते दिन के साथ जो है यूरोप की ड्राइव्स में चेंजेस आती जा रही हैं और हर रीजन की एक अलग अपनी खूबसूरती अलग से नुमायाँ होती जा रही है। यहाँ पे मैसेडोनिया में आज हम ड्राइव कर रहे हैं पहली दफ़ा इनके हाईवे पे, तो बड़ा खूबसूरत है ये भी पूरा रीजन। ये देखें आप सामने, इतने लश ग्रीन ये माउंटेन्स हैं सारे, और उसमें अभी हम ढलान पे उतर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रही है इनके यहाँ बहुत ज़्यादा मैसेडोनिया में। तकरीबन 40 किलोमीटर हो गए अभी, और मेजॉरिटी वक्त जो है पूरे कंस्ट्रक्शन हो रही थी हाईवे पे। लेकिन बड़ा खूबसूरत रीजन है ये। दुनिया में 40 साइट्स ऐसी हैं यूनेस्को की जो कल्चरल हेरिटेज में आती हैं और नेचुरल हेरिटेज में भी, उनमें से एक है। मतलब उसका नेचर भी इतना खूबसूरत है और वहाँ पे कल्चर भी इस कदर रिच रहा है
40 मुकामात हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक साइट है वो। सुनो, लास्ट मिनट पे ऐसे कुछ हो नहीं सकता। एक सिर्फ चलो, वेरी गुड, शुरू करो। मेरे पास funny, no like husband. Oh my god, that's so cute. I am Avi. बता रहे हो। ग्रीस के बाद हमारा पहला टोल आ गया है। अल्बानिया में एक भी टोल नहीं था कहीं पर भी। मैसेडोनिया में है, ज़्यादा नहीं था, 50 सेंट्स का है, 50.5 यूरो। हमने टिटोवो की तरफ टर्न ले लिया। टिटोवो बेसिकली स्कोपिये से पहले एक शहर है इनका, मैसेडोनिया का ही। तो वहाँ पर एक किसी ने हमें रेकमेंड करी है कि एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसको कलरफुल मॉस्क कहते हैं। तो चल हमने कहा चलो हमारे रास्ते से सिर्फ 10 मिनट के डी टूर पे है, तो इसको देखते चलें। फिर यहाँ से देख के नमाज पढ़ के यहाँ पे फिर इंशाल्लाह कोसोवो की तरफ मूव करते हैं। इस शहर में बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ज़्यादा लगती हैं ये पूरी रोड पे। किसी भी शहर में आके आपको पता अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का शहर है। ओरिड में थे हम लोग, ओरिड शक्ल से देखने से ही लग रहा था कि पूरा टूरिस्टी शहर है। अभी हम यहाँ हैं टिटोवो, ये पूरा रेजिडेंशियल शहर लग रहा है हर तरह से। मतलब स्ट्रीट्स भी इसी तरह की हैं, दुकानें सारी इसी तरह की हैं जो नॉर्मल, जैसे आपका ये एरिया ऐसा लग रहा है मतलब जैसे आपका तारिक रोड है, सारी दोनों तरफ दुकानें हैं और दुकानें ही दुकानें हैं, मतलब उसी में एक एक लेन की रोड है। और दुकानें भी इस तरह की होती हैं जो नॉर्मल आपकी चीज़ों की होती है ना, घर की डेली यूज़ की, उस तरह की। तो शहर वैसे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ की ना मुस्लिम हेरिटेज बहुत ज़्यादा है इस शहर में, टिटोवो में। ये स्कोपिये से मेरे हाल में तकरीबन ऐसे 30-35 किलोमीटर है। स्कोपिये मैसेडोनिया का कैपिटल है। ये मस्जिद का एरिया शुरू हो गया है। अच्छा, इसका नाम जो लिखा है वो पाशा मॉस्क है, लेकिन फेमसली इसको कलरफुल मॉस्क ऑफ टिटोवो कहते हैं। ये यहाँ पे इनकी आर्ट गैलरी होती है। उसके साथ ही जो है एक ये दरिया बह रहा है बड़ा खूबसूरत सा। ये मस्जिद का अहाता है बाहर का, जो पूरा क्या कहते हैं घास वगैरह है, और फिर इसके बाद मस्जिद का एरिया शुरू होगा। हम लोग मस्जिद आ गए हैं। ये बेसिकली इसका नाम है सरीना मॉस्क। ये टिटोवा जो है, टिटोवा मैसेडोनिया की जगह, यहाँ की 2 बहनें थीं, उन्होंने इसको पूरा फाइनेंस करा था 1438 के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत, ये बाहर से देखें इसका ये व्यू है। पूरे इसकी वॉल पे पेंटिंग हुई हुई है, और इसकी जो पेंटिंग है ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। इस पेंट को तैयार करने के लिए 30,000 एग्स की कोटिंग इसमें लगी थी, जो पेंट इसका तैयार किया गया था। और जो नॉर्मल हमें ऑटोमन स्टाइल पेंटिंग्स मिलती हैं, ऑटोमन स्टाइल जो मस्जिदें होती हैं उसमें मार्बल कार्विंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें दीवार पे नॉर्मल पेंट किया गया था। अच्छा, ये दोनों बहनों ने, इनका नाम एक का मंसूरा और एक का नाम था खुर्शीद। इन दोनों का यहाँ पर मकबरा भी बनाया गया है मस्जिद के बिल्कुल सामने अहाते में। ये उन दोनों की कब्रें हैं। अच्छा, ये नहीं पता चल सका है हिस्ट्री में कि ये मॉस्क जो है बंद क्यों हुई थी 15th और 16th सेंचुरी के बाद। इसको लेटर 19th सेंचुरी में जो है अब्दुर्रहमान पाशा, 18th सेंचुरी में सॉरी, उन्होंने रिवाइव किया था इसको, क्योंकि वो आर्ट के बहुत बड़े गर्विदा थे।
अच्छा, मस्जिद के बिल्कुल बाहर जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है जिसके अंदर रोज़ेज़ बहुत सारे तरह के लगे हुए हैं चारों तरफ और बहुत बड़े बड़े। ये देखें, ये है, फिर इसी तरह से ये है। ये वज़ू खाना बनाया गया था, किसी ने नल खुला छोड़ दिया। मस्जिद, ये मस्जिद की एंट्रेंस है। इसकी टॉप रो पे उन्होंने सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं और बॉटम रो पे ये यहाँ पे सारे जो हैं ये सहाबा कराम के नाम लिखे हुए हैं। एक एक कोना मस्जिद का पेंट हुआ हुआ है। जो नॉर्मल उस वक्त मस्जिदों का तरीका होता था कि मस्जिद के साथ ही एक हम्माम बनाते थे ताकि जो मुसाफिर आ सकें वो वहाँ पर अपने फ़्रेश हो सकें, वो उसका इंतज़ाम यहाँ भी किया गया था। बाहर के गार्डन में एक हम्माम बनाया हुआ है। 1991 में जो है जब इस्लामिक कम्युनिटी ने इसको रिवाइव किया और इसकी पेंटिंग जो है वो थोड़ी सी रिन्यू करी गई थी और 2010 के अंदर अमेरिका ने जो है इसके एक्सटीरियर को और इंटीरियर को रीपेंट करने के लिए जो है 93,000 यूरो की ग्रांट जो है वो दी थी यहाँ पर, जिसके बाद इसको पूरा रिवाइव किया गया था। Something less. Can you please? अमीन के लिए स्ट्रॉलर लेने आए हैं हम लोग यहाँ पे। अमीन के लिए स्ट्रॉलर ले लिया ताकि ये गोद में ना चढ़े रहें, लेकिन मुनासिब प्राइस मुझे तो लग रही है पाकिस्तान के हिसाब से। ये मोहम्मद हैं, इनसे हमने अभी स्ट्रॉलर ख़रीदी है अमीन के लिए, तो अच्छी प्राइस में मिली है मेरे हिसाब से। €5 ड्रिंक कॉफ़ी। इन्होंने हमें 5 यूरो का डिस्काउंट दे दिया है। 4,000 दिनार की इन्होंने बताई थी, जो कि 65 यूरो बनते हैं और पाकिस्तानी ऐसे ही 20,000 के करीब। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी प्राइस है। अमीन सुकून से जा सकते हैं हमारे साथ कहीं भी। यहाँ पे सारी अबाए की शॉप शुरू हो गई, बच्चों के भी हैं, बड़ों के लिए भी, काफ्तान, ओवरऑल्स, ये भी। लेकिन डिसेंट ड्रेसिंग क्या है यहाँ पर, शॉप्स जो है ना। अमीन का स्ट्रॉलर आ चुका है, उसमें आराम से लेटे हुए हैं। चश्मा किसका है ये? अमीन का न्यू चश्मा। अमीन। अच्छा जी, हम लोग शॉपिंग के बाद अब खाना खाने के लिए आ गए। असल में हमने देखा था रास्ते में एक पिज़्ज़ा का बोर्ड, लेकिन वो हम इतना आगे तक चल के आ गए, वो मिला ही नहीं पिज़्ज़ा वाली जगह। तो एक और रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने कहा मेन्यू देखते हैं, तो यहाँ पे है मेन्यू में पिज़्ज़ा वगैरह और फ्राइज़ हैं और जूसेस वगैरह हैं। अच्छा, बल्कान रीजन का एक इशू है, ये लोग कहते हैं कि इनका खाना हलाल है, लेकिन कुछ ज़बीहा हलाल का इनका चक्कर है। ये लोग, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़बीहा हलाल है या नहीं। पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है इंतहाई बड़े साइज़ का। ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा है जो हमने फैमिली साइज़ मंगाया है, और ये वेज पिज़्ज़ा है जो नॉर्मल साइज़ का। 2 पीपल के लिए काफ़ी है। तो 2 पीपल पता नहीं क्या, मैसेडोनियंस बहुत ज़्यादा खाते होंगे। अमीन के फ्राइज़ आए हुए हैं। ये मेरी ड्रिंक है, लेकिन ये मिक्स है, इसमें लेमन, ऑरेंज, एप्पल और जिंजर। ये नॉर्मल जो ऑरेंज जूस है, और अमीन का ये इनका हाउस फ्लेवर है, इंतहाई मीठा, बोरोविका। बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। बहुत भूख लगी है, खाना खाना है क्योंकि 7 बजने वाले हैं यहाँ पे, और नाश्ता किया हुआ है सुबह का। तो बस अब खाना खाते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद निकलते हैं कोसोवो के लिए।
बाद में लिख वगैरह तो आप रहते कहाँ पे? कराची में? कराची में ही तो आप क्या शेंजन में भी? जी जी शेंजन। आप जॉब कैसे कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं बिजनेस पढ़ रहा हूँ। अच्छा यार। आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब है। आप लोगों ने देखा कैसे हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। आफ्ताब भाई मिल गए हमें। हम लोग खाना खा चुके थे तो जो वेटर था जिसने हमें सर्व किया था टिमी, उसने आगे पूछा आप लोग कहाँ से हैं? हमने कहा पाकिस्तान। कह रहे इंडिया से हैं आप? हमने कहा नहीं पाकिस्तान से। कह रहे हमारे एक बंदा काम करता है पाकिस्तान का, तो उसने बुला लिया उनको। फिर जो है वो आए। मैंने कहा कहाँ से? आप कहने लगे मैं नॉर्थ से हूँ। मैंने कहा नॉर्थ में कहाँ से? कहने लगे मैं गिलगित से हूँ। तो अच्छा है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं और यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो बिज़नेस पढ़ रहे हैं वो। पीछे से लड़कियाँ हेलो कर रही हैं, बच्चियाँ तफरी में। तो आफ्ताब भाई से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। 3 साल हो गए उन्हें यहाँ पे, तीसरा साल है पढ़ाई का। बस ऐसे आपको मिल जाते हैं लोग कहीं ना कहीं। लास्ट मोमेंट प्लान चेंज हो गया हमारा। हम लोग टेटोवो से फारिग हुए खाना वाना खा के, तकरीबन 7:30 बज रहे थे। अब मैंने कहा तकरीबन जो कोसोवो की प्रिजरिन की ड्राइव है हमारी, तकरीबन वो 2.25 घंटे, 2.5 से 3.25 घंटे है, और रोशनी है खाली हमारे पास आधे घंटे की। तो हमने कहा कि क्या करें, ये कि मैंने कहा अभी रात को यहीं रुक जाते हैं मैसेडोनिया में ही कहीं पर। अच्छा जी, हम लोग एयरबीएनबी आ गए हैं अपने। कमरा अच्छा है, एंटर होते ही बस बेड है यहाँ पे, साइड टेबल, एक उधर कंप्यूटर चेयर, और इधर छोटी सी बालकनी है। यह भी बंद है। तो हमने सिर्फ यहाँ स्टे करना है, बस नाइट स्पेंड करनी है, सुबह ही निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो मैंने कहा कोई इतना फैंसी उसकी ज़रूरत है नहीं। सबसे चीपेस्ट एयरबीएनबी यही आ रहा था, तकरीबन 17 पाउंड का। 17 पाउंड बनता है कोई आपके 6,500 रुपये, 6,500। और क्या चाहिए नाइट स्पेंड करने के लिए। इस फ्लोर पे और भी 3 रूम है और बाथरूम शेयर्ड है। तो बस अब आराम करते हैं, सुबह के निकले हुए, फिर इंशाल्लाह कल चलते हैं। कल कोसोवो पहुंच जाएंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़। See you. Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.